नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। टाइफून कालमेगी के बाद फिलीपींस में एक बार फिर सुपर टाइफून फंगवोंग ने दस्तक दी है। सुपर टाइफून टाइफून से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, टाइफून का निर्माण किस प्रकार से होता है और उसके किस तरह के प्रभाव होते हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टाइफून या सुपर टाइफून फंगवोंग के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाल ही में जो फिलीपींस है उसके उत्तरी द्वीप, जिसको हम लूजोन के नाम से जानते हैं, वहां पर सुपर टाइफून फंगवोंग ने दस्तक दी है। तो यहां पर उसने दस्तक दी और ये इस लुजोन द्वीप से होता हुआ इस प्रकार से इसकी गति है। सोमवार वाले दिन ये यहां तक पहुंचा 12 बजे और उसके बाद इसकी दिशा ताइवान की तरफ इस प्रकार से होने वाली है। टाइफून क्या होते हैं? टाइफून होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात। लेकिन इन चक्रवातों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे किन किन हिस्सों में किन किन नामों से जाना जाता है। अगर हम उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया और चीन जैसे हिस्से पड़ते हैं, ताइवान जैसे हिस्से पड़ते हैं, इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन को टाइफून के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर दक्षिण एशिया की बात करें और इसमें जो ये अरब वाला ये हिस्सा आ जाता है और अफ्रीका का ये वाला हिस्सा आ जाता है, अगर इस हिस्से की हम बात करते हैं, या फिर दक्षिण पूर्व अफ्रीका के इस वाले हिस्से से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुए इस हिस्से की बात करते हैं जो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है, इस एरिया में भी इसको साइक्लोन नाम से जाना जाता है। और अगर हम अटलांटिक महासागर या इस दक्षिण जो संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिकी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के इस हिस्से की बात करते हैं जो यहां तक फैला हुआ है, इस हिस्से में इसको हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। वहीं स्थानीय स्तर पर भी इसके नामों में भिन्नता होती है। जैसे उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हमें सामान्य तौर पर विली विलीज के नाम भी इसका देखने को मिलेगा। विली विलीज के नाम से भी साइक्लोन को जाना जाता है। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसके नाम अलग अलग हैं। तो आप किसी भी नाम से संबोधित कर लीजिए। अगर हम टाइफून के बारे में बात कर रहे हैं या साइक्लोन के बारे में बात कर रहे हैं या हरिकेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो निर्माण की प्रक्रिया वही है। जब हम सुपर टाइफून और टाइफून के बारे में बात करते हैं तो वहां पर गति का एक अंतर आ जाता है। जो हवाओं की गति है उसका एक अंतर एस्टेब्लिश होता है। सबसे पहले टाइफून के निर्माण की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं कि टाइफून बनता क्या है, बनता किस प्रकार से है। तो इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये, और वस्तुतः इसके निर्माण की जो गतिविधियां हैं वो आप इसको टाइफून को एक विशाल घूमती हुई वायु प्रणाली के रूप में परिभाषित करते हैं। और इस वायु प्रणाली की पृष्ठभूमि किस प्रकार से निर्मित होती है? जो गर्म समुद्री सतही जल है उसके बनने से, जैसे जैसे समुद्री सतही जल का तापमान बढ़ता चला जाता है, वो सतही जल का तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस या लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे ऊपर पहुंच जाए, तो हम देखते हैं कि इस गर्म समुद्री सतही जल पर हम एक वाष्पोत्सर्जन की हवा क्या है, ऊपर उठती है। गर्म होकर के हवा ऊपर उठती है, एक वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को हम देखते हैं। और ऊपर उठ करके जब ये ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो उससे किस प्रक्रिया का निर्माण होता है? संघनन की प्रक्रिया, जिससे बादल बनते हैं। और संघनन की प्रक्रिया का जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इससे जो ये गर्म हवा ऊपर उठ रही थी और धीरे धीरे ठंडे वातावरण के संपर्क में आने के बाद ठंडी होती है और बादल निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो ये लेटेंट हीट, जो इसमें हीट होती है, उष्मा होती है, वो उष्मा छोड़ती है। इससे आसपास की जो वायु है वो भी गर्म हो जाती है। जब आसपास की वायु गर्म होती है तो ये फिर इसको अपलिफ्ट मूवमेंट इसको बढ़ाती है। यानी ये जितना ज्यादा गर्मी होगी, समुद्री जल, यहाँ का तापमान जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा हीट छोड़ेगी, और जितनी ज्यादा हीट छोड़ेगी उतना ही फिर ऊपर आसपास की वायु गर्म होकर के ऊपर की ओर जाएगी। तो जितना ज्यादा गर्मी होगी उतना ही ज्यादा जो चक्रवात है या टाइफून है या हरिकेन है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा। अच्छा, आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से घूमती है, एक सर्पिला कार इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि यहां आप देखेंगे कि कम दाब का क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि वायु हल्की होती है, ऊपर उठती है और बहुत निम्न तापमान यहां पर होता है। तो जितना निम्न ताप होगा उतना ही कम दाब का क्षेत्र बनेगा। इस कम दाब के क्षेत्र की जगह कौन लेगा? जो ठंडे वायु क्षेत्र हैं, जो अधिक दाब के क्षेत्र हैं, वहां से चलने वाली वायु इसकी जगह लेगी।
और जब ये वायु यहाँ आती है तो ये भी गर्म होती है, तो फिर ये भी ऊपर की ओर इस प्रकार से उठेगी। यहाँ जो इस प्रकार से एक वायु राशि बनती है। अब पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने 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 के कारण कौन सा बल लगता है? कोरियोलिस बल लगता है। इस कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ये एक सर्पिलाकार आकार इस प्रकार से ग्रहण करती है, सर्पिलाकार। इसलिए आप देखेंगे चक्रवातों की इस प्रकार की एक स्थिति का निर्माण हो जाता है। अच्छा, जब उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात है वो एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण जो चक्रवात है उसकी जो घूर्णन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये जैसे जैसे ठंडे जल क्षेत्र की तरफ बढ़ता है या ये लैंडफॉल होता है, जमीन पर आता है, तो जमीन पर आने के कारण जो इसको ऊर्जा प्रदान करती है, ये जो गर्म जल है जो इसको ऊर्जा प्रदान करता है, गर्म जल, ये इसकी स्थिति नहीं रह जाती है, ऊर्जा का ये स्रोत खत्म हो जाता है। इसलिए लैंडफॉल के बाद या ठंडे जल क्षेत्र के संपर्क में आने के बाद जो चक्रवात है उसकी गति जो है वो धीमी हो जाती है। तो ये बात हुई टाइफून की या चक्रवात की या हरिकेन की। अब सुपर टाइफून और टाइफून में क्या अंतर है? जैसे इसमें एक कैटेगरी बनी हुई है कि जब हवाओं की गति 73 माइल्स पर आवर या 118 किलोमीटर पर आवर की हो, तभी उसे टाइफून के प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे गति बढ़ती है उसकी श्रेणी में परिवर्तन होता चला जाता है। इसमें 5 कैटेगरी होती हैं। जब सामान्यतः बात हो रही है, जब सामान्यतः इसकी टाइफून की अवस्थिति 220 किलोमीटर पर आवर तक मानी जाती है। अगर ऊपर होगा तो उसको सुपर टाइफून की श्रेणी में रखा जाता है। सामान्यतः माना जाता है कि अगर हवाओं की गति 240 या 241 किलोमीटर पर आवर की हो जाए तो उसे सुपर टाइफून की श्रेणी में रखा जाएगा। फिलीपींस में यह है कि अगर हवाओं की गति 185 किलोमीटर पर आवर की हो जाए तो उसे टाइफून की श्रेणी में रखा जाता है। और यहां पर हमने देखा कि जो गस्ट है, जो हवाओं की गति है, वो 220 किलोमीटर पर आवर तक भी गई है। 185 से लेकर के 220 किलोमीटर पर आवर तक गई है, इसलिए इसे टाइफून की श्रेणी में रखा गया है। तो यहां पर आपने टाइफून समझ लिया, सुपर टाइफून समझ लिया। अच्छा, ये किस क्षेत्र के बीच निर्मित होते हैं? साइक्लोन या टाइफून या हरिकेन, ये 5 डिग्री अक्षांश से लेकर के 20 डिग्री अक्षांश तक ही निर्मित होते हैं। यानी आप इसे इस प्रकार से समझिए कि मान लिया ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री पर। यहां पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और यहां पर 23.5 डिग्री क्या है? मकर रेखा है। तो 5 डिग्री, ये 5 डिग्री मानिए, यहाँ 5 डिग्री, 5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री सामान्यतः इस क्षेत्र में ये निर्मित होते हैं। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में उत्पन्न क्यों नहीं होते ये? क्योंकि यहां पर जो पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण कोरियोलिस बल लगता है वो कितना होता है? 0 होता है। इसलिए विषुवत रेखा के आसपास चक्रवात निर्माण नहीं होता, चक्रवात निर्मित नहीं होते हैं। तो ये भी आपने समझ लिया। तो फिलीपींस में आया है। अब इसके प्रभाव किस प्रकार से होते हैं? जैसे गति बहुत ज्यादा है तो आप जानते हैं कि तेज हवाएं चलती है, तेज हवाओं से काफी नुकसान हो जाता है, फसलें खराब होती हैं। कई बार जो किसी भवन की जो छत है वो भी उसके साथ उड़ जाती है। एक प्रकार से संचार व्यवस्था, बिजली लाइन या टेलीफोन लाइन या अन्य प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। पेड़ों के गिरने से भी हानि होती है। इसके अलावा बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिश होने की संभावना होती है बहुत ज़्यादा। और बारिश होने के साथ साथ आप देखेंगे कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं, तटीय क्षेत्रों का जो पानी है वो रिहायशी इलाकों में घुस सकता है, उससे भी नुकसान होता है। इसके अलावा संचार व्यवस्था ठप होती है। संचार व्यवस्था में किस प्रकार की, जैसे टेलीफोन लाइन या अन्य जो आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन लाइन तो प्रभावित होती है। इससे सड़क परिवहन भी बड़े स्तर पर या रेलवे परिवहन प्रभावित होता है। ये संचार व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है। भवन निर्माण भी प्रभावित होता है। भवनों पर नकारात्मक असर, सरकारी भवन हो चाहे सामान्य लोगों के घर हो, उस पर भी एक असर रहता है। कृषि व्यवस्था पर इसका बहुत असर होता है। उद्योग भी प्रभावित होते हैं क्योंकि काम ठप हो जाता है, तो बड़ा असर इसका पड़ता है। और इसी तरह के कुछ प्रभाव फिलीपींस में हाल में देखे गए हैं। इसका बचाव का तरीका यही है कि हमारी जो चेतावनी प्रणाली है वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। और चेतावनी प्रणाली के बाद हमारा पहले से ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे फंग वोंग से पहले ही यहाँ पर जो ये
उत्तरी फिलीपींस का जो क्षेत्र है ये ओरोरा प्रांत के अंतर्गत आता है। ओरोरा प्रांत के अंतर्गत जो लुजियन द्वीप में ओरोरा प्रांत है, तो यहां से लगभग 14 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। तो ये तरीके अपनाए जाते हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाता है ताकि लोगों को अगर नुकसान हो तो उन्हें प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाई जा सके। और साथ ही जब ये टाइफून जैसी स्थिति समाप्त हो जाती है, चक्रवात ठीक हो जाता है, तो सबसे पहले हमें अपनी संचार व्यवस्था को दुरुस्त करना होता है, सड़कों को ठीक करना होता है, लड़कों और जो पूरा लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होते हैं उन्हें वापस अपने स्थानों पर ला करके जो राहत के कार्य हैं या राहत के कार्यों के साथ साथ जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं, रिहेबिलिटेशन के वर्क हैं, वो पूरे करने होते हैं। ये इसकी सामान्य तैयारी मानी जाती है, सामान्य प्रक्रिया मानी जाती है कि लोगों को किस प्रकार से राहत और बचाव के साथ साथ उनके जीवन को फिर से पटरी पर लाना है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में चक्रवातों को क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून या टोर्नेडो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।